उत्तराखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता लागू होगी। यूसीसी विशेषज्ञ समिति ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार संकल्प पूरा करेगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पूरी तैयारियां। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा और जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो जाएगी और यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बनेगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इससे लेकर के पूरी तैयारियां जो है वो की जा चुकी है। उत्तराखंड सरकार संकल्प पूरा करेगी। यूसीसी लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड होगा। सबसे पहला राज्य उत्तराखंड होगा और इससे लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। तो यूसीसी को लेकर के इससे पहले भी विशेष तैयारियां उत्तराखंड में पहले से ही की जा रही थी और अब इन सब के बीच सीएम ने कहा है कि जनवरी 2025 में यूसीसी लागू होंगे। क्या है यूसीसी, आपको बताते हैं। सभी धर्मों पर समान कानून होगा। वन नेशन वन लॉ का फॉर्मूला यूनिफॉर्म सिविल कोड में है। विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता में एक नियम होंगे। उत्तराधिकार के लिए एक ही कानून होगा। शादी का पंजीकरण अनिवार्य होगा। विवाह के लिए मान्य नियम जरूरी होंगे। संपत्ति में बेटा बेटी को समान अधिकार दिया जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या कुछ है आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ गैर जरूरी होंगे। मुस्लिम समाज इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां यूआईआईडीबी की हुई तीसरी ये बोर्ड बैठक हुई है। निवेश और बुनियादी ढांचा बोर्ड की ये बैठक हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक में शिरकत की। विश्वकर्मा भवन सचिवालय में ये बैठक आयोजित की गई है। भारत गौरव पुरस्कार समारोह में सीएम शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी बैठक निवेश और बुनियादी ढांचा बोर्ड की बड़ी बैठक आयोजित की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बड़ी बैठक में शिरकत की है। निवेश और बुनियादी ढांचा बोर्ड की ये बड़ी बैठक आयोजित की गई है। विश्वकर्मा भवन सचिवालय में ये बैठक आयोजित की गई। सीएम धामी ने इस बैठक में शिरकत की है। भारत गौरव पुरस्कार समारोह में सीएम शामिल हुए हैं। यूआईआईडीबी की ये तीसरी बड़ी बैठक, ये बोर्ड बैठक आयोजित की गई। निवेश और बुनियादी ढांचा बोर्ड की ये बड़ी बैठक हुई। तो निवेश पर चर्चा, बुनियादी ढांचा पर चर्चा इस बड़ी बैठक में, इस बोर्ड की बैठक में की गई। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस बड़ी बैठक में मौजूद नजर आए। विश्वकर्मा भवन सचिवालय में ये बैठक आयोजित की गई है। यूआईआईडीबी की ये तीसरी बड़ी बैठक। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बटकरा देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कई विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल निगम और जल संस्थान की तरफ से किए जा रहे कई विकास कार्यों की समीक्षा भी की है और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली। बैठक में गणेश जोशी ने अधिकारियों को मसूरी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत कार्यों और क्षेत्र में नलकूपों, पंपिंग स्टेशन, सीवर लाइन के सभी कार्यों को प्राथमिकता से करने और निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। तो गणेश जोशी ने कई विकास कार्यों की इस दौरान समीक्षा भी की है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने 4 आईएएस और 3 पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं। शासन ने ट्रांसफर की लिस्ट भी जारी कर दी। आदेश के मुताबिक हिमांशु खुराना को अपर सचिव जल निगम बनाया गया, जबकि नमामि बंसल को नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं जयवर्धन शर्मा को अपर जिलाधिकारी प्रशासन हरिद्वार बनाया गया। आईएएस अधिकारी विशाल मिश्रा से नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी की जिम्मेदारी हटाकर प्रबंध निदेशक GMVN की जिम्मेदारियां दी गई हैं।
अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मोहान रेंज में नए सफारी जोन का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया और इस दौरान सल्ट विधायक महेश रीना, रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल समेत कई नेता शामिल रहे। डीएफओ अल्मोड़ा दीपक सिंह ने पूजा अर्चना कर रिबन काट कर पर्यटकों के जिप्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं अल्मोड़ा का पहला सफारी जोन खुलने से स्थानीय ग्रामीणों में उत्साह दिखाई दिया। नए जोन में 20 सफारी सुबह और 20 सफारी शाम की पाली में पर्यटक जंगल का लुत्फ उठाएंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अल्मोड़ा जिले के क्षेत्र में नया इको टूरिज्म खोलने की शुरुआत हुई है। स्थानीय लोगों ने नेचर गाइड में रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज का दिन अल्मोड़ा के इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्षेत्र है, यहाँ पर वन सफारी की आज शुरुआत हुई है। हमारे प्रदेश के वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने आज इसका शुभारंभ किया। यहाँ के विधायक माननीय महेश रीना जी पिछले लंबे समय से इस रेंज में वन सफारी खोलने के लिए प्रयास कर रहे थे। आज लगभग 16 किलोमीटर का जोन है और ये अभी ट्रायल बेस पे चल रहा था। इसमें हमारे डीएफओ साहब दीपक जी ने बहुत मेहनत करी है और लगभग ट्रायल में ही मुझे लग रहा है 10 लाख रुपए की कमाई हमारी ट्रायल बेस पे ही हुई है। और ये जो गेट अभी शुरू हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो लगातार रामनगर के ही गेटों में जा रहे थे तो वहाँ उब गए थे, तो अब एक नया गेट खुलने की वजह से यहाँ पर पर्यटकों का आवागमन ज़्यादा होगा। और इस वाली बेल्ट में लेपर्ड और टाइगर, हमारे एलिफेंट इत्यादि बहुत ज़्यादा मात्रा। उत्तराखंड की जनता भू कानून की मांग कर रही है। खुद सरकार भी भू कानून लाने की तैयारियां कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भू माफिया सरकारी जमीनों और असहाय लोगों की जमीनों पर कब्जा करते जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार प्रशासन इन सब से अनजान बना है। ताजा मामला जनपद पौड़ी के सतपुली में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम में से आया है, जहां पर ग्राम सभा मलेठी के दिव्यांग और असहाय व्यक्ति लक्ष्मण सिंह बिष्ट ने जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान को लिखित में शिकायत दी, जिसमें उसने जाने माने स्थानीय उद्योगपति सुंदर सिंह चौहान पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। आपको ये भी बता दें कि लक्ष्मण सिंह और उसकी पत्नी दिव्यांग है। वहीं सूत्रों की माने तो उद्योगपति ने कई ग्रामीणों की जमीनों पर अवैध कब्जा किया है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पर्टिकुलर मैटर को जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने एसडीएम सतपुली को निर्देशित किया वो शीघ्रातिशीघ्र इसमें जांच रिपोर्ट जो जब हमें देंगे और जो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस पर्टिकुलर मैटर को जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने एसडीएम सतपुली को निर्देशित किया वो शीघ्रातिशीघ्र इसमें जांच रिपोर्ट जो जब हमें देंगे और जो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को पहले पता नहीं लगा इस जमीन के बारे में। जब यहाँ जीसीबी लग गई, अभी 2024 की बात है, जब यहाँ जीसीबी लगी तब मैं आया। मैंने कहा चौहान जी आपने यहाँ जीसीबी क्यों लगाई? तो इन्होंने मेरे को बोला आपने ये बेच रखी है। तब मैंने कहा इनको, मैंने कहा बोला कि मेरे को रजिस्ट्री दिखा दो। तो मेरे को वृद्धाश्रम ले गए, साथ में मेरे भाई लोग थे। तो इन्होंने उस टाइम चौहान जी ने बोला सॉरी गलती होगी मेरे से, आपकी कोई रजिस्ट्री नहीं है, कोई बात नहीं है, आपने 3 लाख रुपए पकड़ने। तो मेरे सबसे चंगी है कि ये जमीन हमने कम से कम 15 साल पहले ली थी और 15 साल खातेदारों ने बेची है। वो खातेदार 2 हैं, एक चाचा है, एक चाचा के ताऊ बड़े भाई का लड़का है। तो इन्होंने जमीन बेची है, तो इनका कहना है कि हमने यहाँ नहीं बेची है। तो हमको जो बताया गया था, हमें तो पता नहीं खेत का है, कौन से खेत का है। बंजर जमीन थी जिसमें झाई झंगार जाएंगे, आज तक खेत का पता नहीं रखते। तो हमने किसी जमीन, अवैध जमीन किसी की, जो हमारे रजिस्टर में जिनके नंबर है उन। मां गंगा शीतकालीन प्रवास से आज शीतकालीन यात्रा शुरू हो गई। यात्रा का शुभारंभ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने किया। मां गंगा के जयकारों के साथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर संत समाज के गोपाल मणि, गंगोत्री मंदिर समिति अध्यक्ष धर्मानंद सिंहवाल समेत कई लोग शामिल रहे। शंकराचार्य ने कहा कि उत्तराखंड चारधाम शीतकालीन यात्रा का फल ग्रीष्मकालीन यात्रा के फल से कई गुना ज्यादा है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा साल भर चलती है। यहाँ धामों में कभी पूजा बंद नहीं होती। अगर कोई गंगा। जय मां गंगे। आज आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है, उसके दूसरे तीर्थ, दूसरे मठ मुकवा में आज तमाम श्रद्धालुओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में आदि गुरु शंकराचार्य जी विराजमान हैं। और मैं संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक बार जरूर इन मठों के जो दर्शन करें, क्योंकि इस यात्रा करने से आपको 2 प्रकार के लाभ होंगे। एक आपकी जो धार्मिक यात्रा वो
पूर्ण होगी। और दूसरा जो यहाँ का जो साहसिक पर्यटन है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पहाड़ों में बर्फ गिरी है, और आप आएंगे तो इस स्थान पर आपको जो है लाइव जो है बर्फ गिरने का भी जो है दर्शन होगा। तो माँ भगवती गंगे सबको स्वस्थ रखे, आरोग्य रखे, निरोग रहें और माँ भगवती गंगे की सब तक कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माँ गंगे। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो चार धाम यात्रा जो हमारी हमारे वहाँ 2 धाम है ये चलती थी, इसमें शीतकाल में भी 4 धाम यात्रा शुरू हुई है। इसके लिए हमने जो चौकियाँ हैं दोबारा वहाँ SDRF की और फायर की नियुक्ति की है, और हेल्थ डिपार्टमेंट की भी मदद ली जा रही है, क्योंकि जब यात्री बढ़ेंगे वहाँ पर तो हेल्थ का एक इशू आने की संभावना, क्योंकि ठंड काफ़ी है वहाँ पर, तो लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जी, ये बहुत चलिए खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के बैनर तले आज किसानों ने मंगलौर बिजली विभाग के कार्यालय पर महापंचायत का आयोजन किया। किसान बिजली विभाग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। किसानों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ भी अपना विरोध दर्ज कराया था। अब बिजली विजिलेंस के टीम की तरफ की गई कार्रवाई को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि फसलों का मूल्य सरकारों ने आज तक नहीं बढ़ाया, लेकिन लगातार किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है और इसलिए किसान मजबूर होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन किसानों पर बिजली विभाग ने मुकदमा दर्ज किया उसे वापस किया जाए, नहीं तो किसान सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। तो किसानों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। टिकैत गुट कि किसान ये प्रदर्शन करते हुए नजर आए। किसानों ने बिजली घर का घेराव भी किया है। तो महापंचायत रखी गई। अभी कुछ दिन पहले बिजली विभाग के द्वारा हमारे क्षेत्र में अवैध तरीके से छापेमारी करी गई थी। चोरों की तरह हमारे क्षेत्र में रात को घुसे, गांव में घुसे। हम यहाँ आए लेकिन बात संतोषजनक नहीं हुई थी, तो हमारा आज जो ये महापंचायत रखी गई कि जब तक हमारी फसलों के रेट नहीं बढ़ते हमारे क्षेत्र में विजिलेंस टीम ना भेजी जा। जिस तरीके से पिछले 20 साल में किसानों की फसलों के रेट बढ़े, उसी हिसाब से बिजली के रेट भी बढ़ा दिए जा। बिजली के रेट 68 बढ़ा रहे, किसानों की फसलों के रेट नहीं बढ़ रहे। तो अगर हमारी बात संतोषजनक नहीं होगी, जिन किसानों को हमारे छापे लगे वे वापस नहीं होंगे, तो यहाँ मंगलौर घर में भारतीय किसान यूनियन का धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। बिजली जो हमारी एक रुपया यूनिट होनी चाहिए। बाहर के हरियाणा पंजाब में बिजली उत्तर प्रदेश में किसान के लिए फ्री, यहाँ फ्री नहीं है, जबकि ऊर्जा प्रदेश से कहा जा और दिल्ली में घर के लिए 200 यूनिट फ्री, वो तो कम से कम देना कुछ है। लूट लिए, पहले GST ने लूट लिए, फिर तेल ने लूट लिए, खाने पर GST, किसानों को उस पर GST, रेट बढ़े नहीं। उसके बाद हमारे घरों में छापे और चोर बना दिए। लागत मूल्य से कम पर हम देशों खाने को दे रहे हैं। हमें तो पूरा 100% बिजली की सब्सिडी करनी चाहिए। तो ये बर्दाश्त नहीं है हम इस तरह की किसान के साथ लूट। रास्ते में जाओगे ऐसी भी लूट लगी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर के बाजारों में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां कभी ग्राहकों की भीड़ और खरीदारी की रौनक दिखाई देती थी, वहां दुकानदार खाली कुर्सियों पर बैठे दिन गिन रहे। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें उत्तराखंड के काशीपुर शहर की। यहाँ के बाजार जो कभी ग्राहकों की चहल पहल से गुलजार रहते थे, अब वीरान हो गए। दुकानदार अपने हाथों पर हाथ रखे ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। वजह है ऑनलाइन शॉपिंग का बढ़ता क्रेज, जिसने छोटे व्यापारियों के धंधे को चौपट कर दिया। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते प्रभाव से छोटे व्यापारियों की हालत बद से बदतर हो गई है। दुकानदार अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से बाजारों की रौनक खत्म हो गई है। अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो छोटे व्यापारियों के लिए ये किसी भयंकर आपदा से कम नहीं होगा। सवाल अब ये है कि सस्ते दामों की आड़ में हो रहे इस खेल को कब और कैसे रोका जाएगा। शहर के प्रसिद्ध व्यापारी मनोज अग्रवाल का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग की समस्या से व्यापारी जूझ रहा है। सरकार को आर्थिक और तकनीकी रूप से भी व्यापारियों की मदद को आगे आना चाहिए। ऑनलाइन केवल फर्स्ट को भी देकर सस्ते में चीज बेच रहे हैं और ग्राहक धोखा खा रहे हैं। इससे काफी बड़ा नुकसान संबंधों का भी हो रहा है और आर्थिक रूप से हर व्यापारी का भी हो रहा है। हर छोटा व्यापारी इससे परेशान है ऑनलाइन परचेजिंग से, कि ऑनलाइन से पूरे व्यापार मंडल इससे जूझ रहा है। आर्थिक रूप से भी मदद करनी चाहिए व्यापारियों की और तकनीकी रूप से भी इसके अंदर सरकार को मदद करनी चाहिए। अपना क्या है इसमें, अब वहाँ हम दुकानदार से लेकर आ रहे हैं तो वो तो नाइक का जूता है तो नाइक में मिल रहा है
और वहां पर हम लेकर आ रहे हैं वो नाइक का जूता अगर आ रहा है वो केवल शो तो नाइक का कर रहा है और भेज क्या रहा है ये तो आने के बाद में पता चल रहा है। तो बात यह है इसकी फर्स्ट कॉपी वगैरह इस टाइप की चीजें बहुत चीजें बन गई है जिससे लोग समझते नहीं है और जब वो आ जाता है उसको बरतते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि नहीं ये तो हमारे साथ धोखा हो चुका है। तो वहीं एक छोटे और स्थानीय व्यापारी का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग से बाजार के छोटे व्यापारियों को रोजी रोटी का संकट झेलना पड़ सकता है। व्यापारी अब सरकार से समाधान की मांग कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में तो पूरा व्यापारी पट कर दिया बाजार में। पहले कस्टमर आता है, पहले सामान बाद में देखता है, पहले ही ऑनलाइन के रेट चेक करते हैं। अब वो कहते हैं कि साहब इस रेट में माल मिल रहा है बाजार में। हम लोग करें तो करें क्या, हम लोग तो बड़ी परेशानी का संकट झेलना पड़ा है। इस ऑनलाइन ने इतना बुरा हाल पैदा कर दिया है कि व्यापार बिल्कुल चौपट हो चुका है। तो धंधा पानी है नहीं, बिल्कुल भी काम था बहुत हल्का इस समय। हम ये चाहते हैं कि ऑनलाइन का काम बंद होना चाहिए। तो वहीं काशीपुर शहर के मशहूर व्यापारी मुकेश पहवा का कहना है कि सरकार जिस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग को खुली छूट दे रही है उससे छोटे व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। सरकार ऑनलाइन शॉपिंग पर लगाम लगाकर छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी के संकट की समस्या से छुटकारा दिलाए जिससे छोटे व्यापारी अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। हाँ, ऑनलाइन जिस तरीके से सरकार इसको छूट दे रही है ऑनलाइन के कारोबार को, उसमें खुदरा व्यापारी जो छोटे वर्ग के व्यापारी हैं उनको भारी नुकसान है। और मैं सभी मतलब सरकार से अपील करूंगा कि इसके ऊपर थोड़ा सा लगाम लगाए जिससे कि खुदरा व्यापारी और छोटे तबके का व्यापारी जो है एक अपने व्यापार को चला के अपने परिवार को लालन पालन कर सके उसका। उधम सिंह नगर के काशीपुर शहर से उठी ये आवाज अब देश भर के बाजारों की सच्चाई है। छोटे दुकानदार लगातार नुकसान झेल रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम के चलते बाजारों की रौनक अब फीके पड़ना शुरू हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार इस समस्या का हल निकाल पाएगी? क्या छोटे व्यापारियों को उनका हक मिल पाएगा? क्या ऑनलाइन शॉपिंग पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। काशीपुर से जनतंत्र टीवी के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।